The date today is 29th of April and day is Monday. हमने एक नया टॉपिक शुरू किया बच्चे, दैट इज बैंकिंग. सबसे पहले एक कंसेप्ट दैट इज बैंक. 1997 में पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज बैंक, कौन होता है बैंक. तो बैंक वो जगह है जहां पर दो मेजर प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, यानी आपका पैसा आप जमा करा सकते हो बैंक में. दूसरा इज एडवांसिंग ऑफ लोन या फिर प्रोवाइडिंग लोन, यानी आप बैंक से लोन भी ले सकते हो. अब मैंने यहाँ पे एक टर्म सिर्फ बैंक यूज लिया है. धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में एक नया टर्म आया दैट इज सेंट्रल बैंक. क्या होता है? अब सेंट्रल बैंक है हमारे केस में इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक क्यों कहलाता है? किसी भी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है जिसको हम आसान भाषा में एपेक्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं. ये एपेक्स का मतलब क्या होता है? हेड इंस्टीट्यूशन. तो हेड इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करेगा इंडिया में, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई इंडिया में बना कब? आरबीआई बना ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आरबीआई पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाया गया, यानी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. आरबीआई एक्ट पास ऑन हुआ था 1934 में, और आरबीआई की फंक्शनिंग शुरू हुई 1935 में. ये था आरबीआई के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन. अब मैंने एक टर्म यूज किया था दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक. ये सेंट्रल बैंक क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल बैंक? 2015-2016 बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक. कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. हाँ जी बताओ. Very good. The relationship that commercial bank shares with the general public, the same relationship RBI shares with the commercial bank. तो जैसे कमर्शियल बैंक क्या करता है? पब्लिक को लोन देता है, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है. वैसे सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और उनको कभी लोन चाहिए तो उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है. तो ये तो काम हो गया हमारे सेंट्रल बैंक का. ऐसे ही एक हमारे पास होता है कमर्शियल बैंक. ये कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक which operate commercially for the motive of earning profit. अब इनके भी दो प्राइमरी काम होते हैं. कौन से? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स. तो ये इस केस में कमर्शियल बैंक हमारे पास प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं. पब्लिक जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये पब्लिक बैंक्स हैं, यानी गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़्यादा है. एक होता है प्राइवेट बैंक, जैसा कि हमारे केस में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सारे हमारे लिए क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक कंसिडर किए जाते हैं. तो हमारे पास दो टाइप की बैंक यूनिट हो गई, एक तो सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक होगा. कमर्शियल बैंक देयर कैन बी एन नंबर्स. डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फाइनेंशियल सिस्टम है, उतने ही ज़्यादा बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे. अब हम आ जाते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे. हमने लास्ट क्लास में शुरू भी कर दिया था. सबसे पहला फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज इशू ऑफ करेंसी या करेंसी अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है? दैट्स द सेंट्रल बैंक has the sole power to issue the new currency in the general public या फिर इकोनॉमी. यानी जितने भी करेंसी नोट होंगे वो सारे के सारे कौन इशू कर सकता है? आरबीआई इशू कर सकता है. करेंसी कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है. अब इसमें ₹1 का करेंसी नोट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. अच्छा पहले एक बात बताओ, मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि हमारी एक बुक है टीआरजन वी के ओरी, उसमें आपको बताया गया है ₹1 से ₹3 तक के सारे करेंसी नोट्स गवर्नमेंट प्रिंट करती है. सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा बाय चांस. क्योंकि मेरा नॉलेज इतना ख़राब नहीं था तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार सर्च मार लिया जाए गूगल पे. और जब मैंने गूगल पे सर्च मारा तो मुझे कुछ एक इमेज मिली, दैट इज दिस पर्टिकुलर इमेज. क्या लिखा है इसके ऊपर? Reserve Bank of India. That information is wrong. Except ₹1 currency note, all the currency notes are printed by Reserve Bank of India. अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट के ऊपर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ कुछ लिखा हुआ है. आपको शायद इतना क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ. हिंदी में लिखा हुआ है, मैं धारक को ₹रुपए अदा करने का वादा करता हूँ. और इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस द बियरर टू पे दिस ₹. अब ये एक तरीके का क्या है? प्रॉमिसरी नोट है. आपने अकाउंट्स में एक टर्म पढ़ा ना, प्रॉमिसरी नोट? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी?
ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। प्रॉमिसरी नोट करके एक चीज़ होता है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है, जिसके पास ये करेंसी का नोट है ना, उसके पास एक रिसिप्ट है कि जब भी वो रिसिप्ट शेयर करेगा उस केस में उसको उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट का पैसा मार्केट से मिल जाएगा। बेटा चाइना गया था क्या कभी? नहीं नहीं, सच में वो चाइनीज लिखी हुई ना लैंग्वेज, इससे पूछ के। समझ में आया क्या आपको मैं क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था? दैट एक्सेप्ट ₹1 करेंसी नोट ऑल द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं जो प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहा था उसी को हम आसान भाषा में इकोनॉमिक्स में एक नाम से बुलाते हैं, लीगल टेंडर। यानी किसी के पास वो लीगल टेंडर है, अगर गवर्नमेंट ने करेंसी को चेंज किया तो उस करेंसी जो पुरानी वाली करेंसी है यानी वो रिसिप्ट हो गई, अब वो लीगल टेंडर तो बचा नहीं, उसके बदले वो एक नई करेंसी इशू करा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक से, वो सर्कुलेशन का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। यानी सारी की सारी करेंसी ऑटोमेटिकली किसके हाथ में आ जाती है, आपके आरबीआई के हाथ में आ जाती है। समझ में आया? अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सिर्फ ये ₹1 वाला करेंसी नोट गवर्नमेंट के हाथ में क्यों है और सारे करेंसी नोट्स जो हैं आरबीआई के हाथ में क्यों है, कॉइन्स भी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ऐसा क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है? सारा का सारा गवर्नमेंट भी रख सकती थी या सारा आरबीआई भी रख सकती थी? सबसे पहला करप्शन को बचाने के लिए, और दूसरा एक बड़ा कंसर्न और है, गवर्नमेंट क्या है कई बार पर्सनल बेनिफिट के लिए भी काम कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, बट एट टाइम्स यू कैन बी बायस्ड। और जब आप बायस्ड हो जाओगे और आपने गलती से ज़्यादा सर्कुलेशन में पैसा प्रिंट कर दिया, जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अच्छा बताओ, वर्ल्ड में सबसे डार्केस्ट कॉफ़ी किस कंट्री की है? इट्स तंजानिया। साउथ अफ्रीका में एक जगह है तंजानिया, वहाँ की सबसे डार्केस्ट कॉफ़ी आती है पूरे वर्ल्ड में। उस जगह की खास बात है, वहाँ क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा धीरे धीरे कम होता गया, लोग ब्लैक मनी में अपने करेंसी को कन्वर्ट करते गए। गवर्नमेंट ने देखा लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्लान आउट किया क्यों ना नई करेंसी प्रिंट करते हैं और सब में बांट देते हैं, खूब पैसा होगा, खूब डिमांड होगी, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल सही डिसीजन मेकिंग था, बट दैट वाज पार्शियल नॉलेज। थिंक ऑफ दैट, अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है एप्पल को परचेज करने का, मार्केट में सिर्फ एप्पल अवेलेबल है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो आप कितने रुपए तक के एप्पल को परचेज कर पाएंगे? अगर मैं कह दूँ कि 100 की जगह 1000 दे रहा हूँ, अब आप कितने के एप्पल परचेज कर पाएंगे? 1000। बट क्या आपको लगता है कि एप्पल वाले का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा? यानी अब आप क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ एप्पल को थोड़ा सा महंगा बना के खरीद लेंगे। एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, देखी थी किसी ने? देखी थी? वो अजय देवगन सुल्तान मिर्ज़ा बनता है और वो कंगना रनावत से मिलने जाता है जब पहली बार। देखा था वो सीन? वो एक अमरूद खरीद के लेके जाता है, उसको महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं अमरूद को। तो वो एक दुकान वाले के पास जाता है, वो बोलता है भाई साहब पेरू कितने का दिया? तो वो बोलता है 4 पैसा। फिर अजय देवगन माथा पकड़ता है, सुबह सुबह कुछ और नहीं मिलेगा, पेरू ही लेके जाना पड़ेगा। वो बोलता है सोचो ये आपके पास आखिरी पेरू बचा है, आप कितने का दोगे? वो बोलता है 40 पैसा। वो बोलता है सोचो ये शहर का सबसे आखिरी पेरू है, 4 रुपया। सोचो ये इस देश का ही सबसे आखिरी पेरू है, वो बोलता है 40 रुपये। अजय देवगन माथा पकड़ लेता है और बोलता है सोचो काका इस दुनिया का आखिरी पेरू है, वो बोलता है 400 रुपये। तो वहाँ पे वो एक डायलॉग मारता है कि जब खरीदने के लिए और कुछ नहीं बचा तो सस्ते को ही महंगा बना के खरीद लिया। उसका स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन तो चेंज हो नहीं सकता था, उस टाइम पे अवेलेबल क्या है, पेरू, अमरूद। उस केस में क्योंकि पैसे ज़्यादा थे तो उसी सस्ते को उसने क्या करा, महंगा बना के खरीद लिया। तो जब कंगना रनावत से वो लेती है अमरूद तो वो बोलती है तुम्हें और कुछ नहीं मिला लाने को, तुम लड़की के लिए अमरूद लाए हो? तो वो बोलता है कुछ और महंगा नहीं मिला तो सस्ते को महंगा बना के मैंने खरीद लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक्स की जब स्केर्सिटी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या?
तो उन्होंने भी यही किया, तंजानिया ने करेंसी प्रिंट कर दी, लोगों की जेब में पैसा आ गया, आज प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं। आज के टाइम पे तंजानिया में हालत क्या है, अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें लगेगा आपको ब्रेड, चलो एक ब्रेड के पैकेट के साथ एक चाय भी जोड़ देता हूँ, इसको खरीदने के लिए लगेगा आपको एक ट्रक भर के पैसा। वहाँ की करेंसी का एक ट्रक भर के पैसा में आपके सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट और एक चाय का ग्लास आएगा। उनकी करेंसी इतनी वीक हो गई इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, जब आपने लोगों को एक्सेस ज़्यादा दे दिया और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो वो उस पैसे का करेंगे क्या? अल्टीमेटली यूज़ ही होगा कि सस्ती चीज़ को महंगा खरीद लेंगे, और इतना महंगा खरीदने लग गए कि उनके वहाँ करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ भी हैं, जैसे इंडिया के 120 रुपये कुछ कंट्रीज़ के 1 करोड़ 20 लाख हैं, उनकी करेंसी इतनी वीक हो गई है। मतलब जाओगे ना तो वहाँ गड्डियाँ गड्डियाँ देखने को मिलेंगी। वो गड्डियाँ क्यों देखने को मिल रही हैं? रीज़न है उनकी करेंसी उन्होंने वीक कर दी, उन्होंने ज़्यादा प्रिंट कर दिया। श्रीलंका ने भी एक गलती कर दी थी। श्रीलंका ने क्या किया था अभी थोड़े दिन पहले, करेंसी प्रिंट करने का प्लान किया और साथ ही साथ में सब्सिडी बांट दी। बोलते सबको सब्सिडी दो, श्रीलंकन इकोनॉमी डूब रही है, बढ़ाने के लिए सब्सिडी दो, तभी लोग प्रॉफिट मोटिव का लिए काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने सब्सिडी बांट दी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी बांट दी। अब गवर्नमेंट के पास पहले टैक्स आ रहा था, एक तो वो टैक्स आना बंद हो गया, उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ गया सब्सिडी बांटने का। अब सब्सिडी जैसे ही बांटी, 1 साल 3 महीने में श्रीलंका की गवर्नमेंट कंगाल हो गई, पैसा ही नहीं बचा। क्योंकि जब लोगों को सब्सिडी मिलने लग गई बिना काम करे तो लोगों ने काम करना भी, तो वहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सब्सिडी का बेनिफिट अगर आप कंज्यूमर को देते हैं, आप बोलते हैं भाई तुम कुछ खरीदोगे तो उसमें हम सब्सिडी दे देंगे, जैसे सोलर खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो, तो उसमें कंपनी का भी फायदा है और आपका भी फायदा है, दोनों बूस्टअप होते हैं। बेवकूफ़ी होती है लोगों को पैसा बांटना। जैसे आप लोगों को पैसा बांटोगे आपकी इकोनॉमी कंगाल हो जाएगी। चाइना तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है ना। चाइना ने लॉकडाउन में क्या किया, 5000 युआन हर किसी इंडिविजुअल को दे दिए, और वो टोकन थे। आप जाओ किसी भी मॉल में कुछ सामान खरीदना है, 5000 युआन तक का सामान खरीद सकते हो, आपको बस एक कूपन कोड दिखाना है, उसमें से पैसा कट जाएगा, आपको सामान मिल जाएगा। सबसे बड़ी गलती आज चाइना में पता क्या हो गया, उनकी जीडीपी पहले के कंपैरिजन में, चाइना में डिमांड पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पैसा तो लोगों को दे ही दिया बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो वही चीज़ थोड़ा सा हायर प्राइसेस में लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आता है किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स ना पढ़ने का। इसीलिए इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक अगर लॉजिक आपने नहीं लगाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया क्या सबको? ये कुछ छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने आज आपको समझा दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बैंक टू द गवर्नमेंट में। बैंक टू द गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाता है एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट। इसके 3 मेजर रोल है। सबसे पहला एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर एंड एज अ बैंकर। एज अ बैंकर की बात कर लेते हैं, सबसे आसान है। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। सिंपल है। तो गवर्नमेंट को कुछ भी लोन चाहिए दे देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है उसको डिपॉजिट कराना है, आरबीआई में डिपॉजिट करा सकते हो, सिंपल है। सेकेंड एज एन एडवाइजर, गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, बजट बनाना है, इन सब चीज़ों में किसकी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल नॉलेज की। और आरबीआई से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज किसी को नहीं होती। तो आरबीआई इनको क्या करता है, एज एन एडवाइजर सजेस्ट करता है कि कैसे पॉलिसी फॉर्मेशन में चेंजेस करने हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेसिव हो सके। लास्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, एज एन एजेंट। एज एन एजेंट क्या करता है, इट बाइज एंड सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोलती है पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने काम किया, आरबीआई ने क्या किया, एलआईसी नाम सुना है कंपनी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कोविड के टाइम पे एलआईसी का आईपीओ आया था, 3% शेयर बेचे उन्होंने एलआईसी के। कितने अमाउंट के पता है, 20,000 करोड़ रुपए की। वो आप एक शेयर की वैल्यू बता रहा हूँ, मैं टोटल वैल्यू बता रहा हूँ। 3% ऑफ द टोटल कंपनीज 20,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, कोविड लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला मेरे ब्याज पे 3% हिस्सा बेच दे, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे ही वो बेचा, गवर्नमेंट के पास क्या आया, पैसा आया। किसके ब्याज पे बेचा आरबीआई ने, गवर्नमेंट के ब्याज पे। वो पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। तो वो क्या बन गया, एज एन एजेंट। तो कभी कहीं से फंड्स कलेक्ट करने हैं, कहीं को डिस्पर्स करने हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग करनी है, वो सारे किसका पार्ट होंगे, एज एन एजेंट का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। लॉजिक क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। एज अ बैंकर्स बैंक क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक एंड इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। बैंक का तो काम यही है। और आता है सुपरवाइजर। एज अ सुपरवाइजर इट कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कभी भी कोई चीटिंग का केस ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो जाए, तो इनके ऊपर चेक रखने का काम भी किसका है, आरबीआई का है। आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस इशू कर दी, वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारा भी काम कौन चेक करेगा, रेगुलर बेसिस पे आरबीआई चेक करता रहेगा कि कहीं कोई भी कमर्शियल बैंक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया है। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो बुक में इसी चीज़ को एक्सपेंड करके लिख रखा है। ये हमने जो वर्किंग की है सीबीएसई के हिसाब से की है। सीबीएसई में इतना लिखोगे आपका काम हो जाएगा। इससे आगे आपको खींचने का शौक है, बिल्कुल खींच सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। एज अ सुपरवाइजर इट कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड इट टेक्स ऑन अकाउंट द क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन याद है, मैंने बताया था एक बैंक से दूसरे बैंक का जो ट्रांजेक्शन है उसको सेट ऑफ करना। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। सुपरवाइजर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट विल बी अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, सारे के सारे इसके पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई होल्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो जितना भी कंट्री के पास फॉरेक्स का रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का, वो सारा आरबीआई कौन किसके नाम पे होल्ड करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे होल्ड करके रखता है। यानी सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके पास पड़ा है, हमारे फॉरेन करेंसी किसके पास पड़ा है, इंडिया की आरबीआई के पास। अच्छा बताओ वर्ल्ड के अंदर कौन से नंबर पे आता है आरबीआई का रिजर्व? बिल्कुल सही, थर्ड से फोर्थ के बीच में वेरी करता है टाइम टू टाइम। अभी गवर्नमेंट ने हमारे रिजर्व्स को बेचा था हमारी करेंसी के रेट को कंट्रोल करने के लिए। याद है एक टाइम पे हमारे डॉलर की रेट रोज़ बढ़ रही थी, 82.46 पे आके रुक गई। कैसे रुकी? आरबीआई ने फॉरेक्स को बेच दिया। तो वो डिमांड सप्लाई के रोल की वजह से फॉरेक्स का रेट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। आज वो वापस से 81 से 83 के बीच में ट्रैवल करता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जब हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात करते हैं, जब दो बैंक के बीच के ट्रांजेक्शन थे उनको सेटल कराना, ये किसका काम था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो एज अ सेंट्रल बैंक इट सेटल्स द अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन ऑफ चेक। जो चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिर्फ वही होंगे। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, इसके अंदर क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करेगा, यानी उनके अकाउंट को सेटल ऑफ करने में मदद करता है। सेकेंड लास्ट दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्या होता है सुन लीजिए। लेंडर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड कराना। तो जब कहीं से लोन नहीं मिलता, मैंने आपको समझाया तो था बहुत अच्छे से, पापा का नाम लेके, जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो कौन देंगे, पापा देंगे। तो वो पापा कौन है हमारे इस केस के अंदर, आरबीआई हैं। तो कमर्शियल बैंक को जब कहीं से भी पैसे नहीं मिलते तो वो अपने पापा को अप्रोच करता है फंड्स के लिए, और पापा बिना कुछ सोचे समझे इतना आसानी से उसको फंड्स प्रोवाइड करा देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का पॉइंट। अब हमें आता था इसके लास्ट पॉइंट पे, दैट इज 7th पॉइंट। आज हमने अभी तक रिवीजन ही किया है, काफ़ी टाइम हमने रिवीजन को दे दिया। लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है पहले तो समझ लीजिए। क्रेडिट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या होता है क्रेडिट, उधार, यानी सीधे सीधे हम बोल सकते हैं आसान भाषा में लोन। तो ये लोन को कंट्रोल करना इज द लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो मार्केट में कितना लोन मिलेगा ये कैसे डिसाइड होता है, ये आरबीआई की पॉलिसीज से डिसाइड होता है कि कितना लोन देना है। इन पॉलिसीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अभी आगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मार्केट में लोन कितना दिया जाना है ये आरबीआई कभी भी अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में चेंजेस करके चेंज कर सकती है। जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है, यानी डाउनफॉल है मार्केट में, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिसमें लोन आसानी से दे सकते हो। तो मार्केट में लोन फ्लो होने लगेगा, ऑटोमेटिकली जो लोग हैं उनके पास पैसा आने लगेगा, ऑटोमेटिक जो डिफ्लेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बाई चांस मार्केट में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो वो लोन को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, यानी इतना आसानी से लोन नहीं मिलेगा। और जब लोन नहीं मिलेगा आसानी से तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए तो इस कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के पॉइंट को लिख लेते हैं।
RBI controls the flow of money in the economy using various quantitative and qualitative tools. या फिर मेजर्स। ये सारे जो हमने अभी पढ़े ये सारे थे हमारे आरबीआई के फंक्शंस या फिर फीचर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन? चलो अब हम हमारे चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या फिर मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है, या तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। हमारे क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चे। सबसे पहला होता है नेम इज क्वांटिटेटिव and the other one is qualitative. अब as the name suggest, फर्स्ट वाले में लिखा है क्वांटिटेटिव, यानी किस पे फोकस करेगा? क्वांटिटी ऑफ लोन, कि ज़्यादा देना है या कम देना है। दूसरा है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी ऑफ लोन। क्वालिटी ऑफ लोन का मतलब क्या है? किसको देना है? लोन तो देना है बट किसको देना है ये कौन डिसाइड करेगा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। तो हमारे यहाँ पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेंगे, तो इसके अंदर कुछ नाम लिख लीजिएगा। पहले नाम लिखा रहा हूँ, उसके बाद में सबको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है बैंक रेट, फिर आपने एक टर्म ये सुना होगा शायद बहुत जगह पर, रेपो रेट। सुना है किसी ने? व्हाट इज रेपो रेट? वेरी गुड, बिल्कुल गलत। क्रेडिट स्कोर कोई काम का नहीं होता आरबीआई के, वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है। तीसरा होता है हमारे लिए रिवर्स रेपो रेट। मैं एक जगह पे इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपका एक नाम से ही रिवाइज हो जाए। रिवर्स रेपो रेट। फिर होता है हमारा CRR, देन SLR एंड लास्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या हो गया? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसी तरीके से क्वालिटेटिव के भी हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। एंड लास्ट होता है, आपने टर्म शायद जो बच्चे मेरे से लास्ट ईयर पढ़े होंगे उन्होंने ये टर्म बाय चांस शायद सुना होगा, दैट इज मोरल सुएशन। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने पेन को आपकी कॉपी में रखिए और एक बार सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए। लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है। आज हम सबसे पहले हमारे कर रहे हैं नए वाले टूल्स, दैट इज कॉल्ड एज हमारे केस में क्वांटिटेटिव टूल्स।
क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर मेजर्स। सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, बैंक रेट। अब इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद सबकी डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे। देखो हमारे यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो है आरबीआई और एक है आपका कमर्शियल बैंक। अब सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और एक है कमर्शियल बैंक। अब हमने एक टर्म पढ़ा था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, याद है एक बार? कोई समझा सकता है व्हाट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? वेरी गुड। जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए हो और कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। एंड आरबीआई एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट विल प्रोवाइड फंड्स टू कमर्शियल बैंक। द सेम गोज हियर। जब भी मान लीजिए कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने गया तो इस केस में आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देगा और जिस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसको हम कह देंगे बैंक रेट। इसके लिए कुछ दो छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, ये लोन क्या है? फॉर अ लॉन्ग टर्म है, यानी लंबे टाइम पीरियड के लिए। और दूसरा, ये क्या है? अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? यानी विदाउट कोलेटरल है, यानी कुछ गिरवी नहीं रखवाया, उसके बिना ही ले लिया। तो वो लोन हमारे लिए क्या कहलाता है? बैंक रेट के ऊपर कहलाता है। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म एंड विदाउट एनी कोलेटरल या फिर इन अनसिक्योर्ड फॉर्मेट। क्या ये चीज़ समझ में आई? पक्का? अब समझ में तो आ गई, थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर इकोनॉमी में देयर इज इन्फ्लेशन, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा, एंड देयर इज डिफ्लेशन। अब क्या करने की ज़रूरत है? अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इस केस में पहले एनालाइज करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई कब होती है? जब लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होता है। अब पैसे को हमें क्या करना है? कम करना है। तो सीधा सीधा कम करने का एक तरीका है, आरबीआई बोलता है कि भाई बैंक रेट को बढ़ा दो। अब इससे होगा क्या? स्टेप वाइज सुनिएगा। जैसे हम बैंक रेट को बढ़ा देंगे, क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। फ्रॉम कहाँ से? आरबीआई से। अब आरबीआई से लोन महंगा मिला है तो जनरल पब्लिक को भी ऑफर क्या करेगा? तो एक्सपेंसिव लोन, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। अब आपको लोन में महंगा दे रहा हूं तो आप लोन ज़्यादा लोगे कम लोगे? तो इंड्यूसमेंट टू बोरो, इंड्यूसमेंट क्या है? नहीं, इच्छा। इंड्यूसमेंट टू बोरो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इच्छा अगर कम हो गई तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा? और अगर मनी फ्लो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? और एक बार डिमांड कम हुई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बैंक रेट समझ में आ गया? किसी को उसमें कोई डाउट है? तो बैंक रेट समझ में आ गया। तो हम अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक विल इंक्रीज द बैंक रेट रिजल्टिंग इन expensive credit from RBI to commercial bank. Then the commercial bank will offer expensive loan to the general public. That will result in increase in cost of credit. If the cost of credit increases, the inducement to borrow for general public will decrease, resulting in decrease in borrowing या फिर money flow, resulting in decrease in demand and inflation is controlled. समझ में आया क्या? पक्का? तो आपने देखा होगा जब थोड़े टाइम पहले इन्फ्लेशन इंडिया में हाई था तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया था। ये टर्म बाय चांस कभी आपने पढ़ा हो, रेपो रेट को बढ़ाया था? नहीं पढ़ा तो बस इतना सा समझ लीजिए, एक तरीके से बैंक रेट को बढ़ाया था अभी के लिए। तो जैसे बैंक रेट को बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली लोगों ने लोन लेना क्या कर दिया? कम कर दिया।
इससे हमारी महंगाई अल्टीमेटली क्या हो गई, कम हो गई, और आरबीआई का टारगेट मीट अप हो गया। अब आरबीआई ने बैंक रेट इस बार नहीं बढ़ाई, हर क्वार्टर्स में बढ़ाती है, यानी हर 3 महीने में चेंज करने की कोशिश करती है, या तो बढ़ाएगी, कम करेगी, या कांस्टेंट रखेगी। इस बार आरबीआई ने कोई चेंजेस नहीं किए, क्योंकि आरबीआई ने देखा कि इंडिया में महंगाई क्या हो रही है, धीरे धीरे उतनी हो गई है, स्टेबल हो गई है, बढ़ नहीं रही है, तो उस केस में आरबीआई ने उसको अभी कंट्रोल करके रखा है। समझ में आ गया? पक्का? किसी को कोई डाउट? तो ये तो तब था जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको ऐसे कर देता हूँ, क्या पता दिख ही जाए। हाँ जी, अब दिख जाएगा। हाँ जी, अगर किसी कंट्री में डिफ्लेशन हो तब क्या करेंगे, बैंक रेट को कम कर देंगे, उससे बाय चांस क्रेडिट क्या हो जाएगा, मार्केट में चीप हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा तो इंड्यूसमेंट टू बोरो क्या हो जाएगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में मनी फ्लो, ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की जगह हम लिख सकते हैं डिफ्लेशन, हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अरे बढ़ेगा नहीं, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात, समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? सॉर्टेड? चलो वेरी गुड। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो एक बार लिख लो ऊपर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ। ये शॉर्ट आप लिखना जान जाओगे ना, तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है। नहीं नहीं, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा ना डेफिनेशन के फॉर्मेट, ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। इसको ऐसे लिख लो बच्चे, ये जो मैंने ऐसे बनाया, लिख लिया? लिखवा दूँ? चलिए, मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। क्या बच्चे? कौन सा वाला? ये वाला? ये नहीं लिखना है, ये वाला लिख, सिर्फ यहाँ तक लिखना है, वो नहीं लिखना, उसको तो हम एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में लिख लेंगे बाद में, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेटा इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है, कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है, जो हमने ऊपर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव पढ़े ना, कोई भी एक पॉइंट। हाँ जी, लिख लीजिए। बैंक रेट इज द रेट at which RBI provides loan to commercial bank for long term without any सिक्योरिटी, या फिर प्रॉपर टर्म तो है कोलेट्रल। अब इसमें से क्या क्या टर्म डेफिनेशन में होने चाहिए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म विदाउट कोलेट्रल, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके बैंक रेट में होने ही होने चाहिए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब सिर्फ नीचे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, जैसे मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आपको। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, और अगर डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट को घटा देंगे। हमने उसका एक्सप्लेनेशन अभी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी साथ में रेपो रेट भी काम आएगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन?
अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंटर पे, दैट इज रेपो रेट, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीपर्चेज रेट। रेपो रेट या रीपर्चेज रेट, इसको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। हमारे पास दो पार्टीज थी, कौन कौन सी? एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक कमर्शियल बैंक। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर वाले में पढ़ा था। ऊपर वाले में आरबीआई ने लोन दिया था कि लिया था? दिया था। तो यहाँ पर भी सेम करेगी, आरबीआई प्रोवाइड कराएगी लोन टू कमर्शियल बैंक किसी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, एक तो ये लोन क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, और साथ ही साथ में इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ कोलेट्रल भी जुड़ जाएगा, विद कोलेट्रल। तो इसका मतलब रेपो रेट क्या हो गई? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म विद सम काइंड ऑफ कोलेट्रल। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, एक बार सुनोगे? क्वेश्चन आपको पहले ये पूछना चाहिए कि सर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने कोई कोलेट्रल रखवाया नहीं, और एक दो दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, एक दो घंटे के लिए मैं लोन ले रहा हूँ तो कोलेट्रल रखवा दिया, ऐसा क्यों? उसका रीज़न है, लॉन्ग टर्म में तो आरबीआई को पता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। भाई मेरे को पता है लोकेंद्र कितना अच्छा बच्चा है, तो मैं लोकेंद्र को भी काम बोलूँगा, हो जाएगा। बट अगर किसी का मेरे साथ रिलेशनशिप बहुत छोटे टाइम का है, एक वीक, एक महीना, तो क्या मैं उस पर उतना भरोसा कर पाऊँगा? आंसर इज नो। तो माइट भी अगर पैसे मांग रहा है तो हो सकता है रात तो रात इंडिया छोड़ के रवाना, नीरव मोदी, विजय माल्या, बहुत सारे XYZ, इंडिया में ऐसी लिस्ट है बहुत लंबी। तो उस केस में शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा क्या मांग लेते हैं, कुछ कोलेट्रल रखवा दो भाई। अब जो देते हैं ये कोलेट्रल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये कोलेट्रल होती है बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। याद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने थोड़ी देर पहले कहीं और भी पढ़ी हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता था? अच्छा अभी तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो अभी पढ़ेंगे, सॉरी। वहाँ एज एन एजेंट क्या करता था? इट बाइज एंड सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो वो जो बाय या सेल करता था वो कैसे करेगा? इसी तरीके से करेगा। अब इसी को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज रीपर्चेज रेट। ये रीपर्चेज रेट क्यों हुआ? क्योंकि जब आप चुकाओगे अपना पैसा तो आप लोन नहीं चुका रहे हो, आप अपनी क्या कर रहे हो, वो जो गिरवी रख रही थी चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको क्या कर रहे हो? रीपर्चेज कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको रीपर्चेज रेट भी कह देते हैं या रेपो रेट भी कह देते हैं। समझ में आया क्या? तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। The rate at which RBI provides loan to commercial bank अब टाइम पीरियड लिखना है फॉर शॉर्ट टर्म अगेंस्ट सम कोलेट्रल। आपको कोलेट्रल टर्म याद नहीं रहता तो मॉर्टगेज भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या की टर्म्स होने चाहिए देख लो। आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म अगेंस्ट कोलेट्रल। ये टर्म्स आपको रखने हैं डेफिनेशन में, उसके बिना डेफिनेशन गलत हो जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो बैंक रेट और रेपो रेट ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, आपने देखा हो तो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। बस दो चीज़ों का डिफरेंस, एक तो कोलेट्रल का और एक टाइम पीरियड का। ठीक है,
तो इस केस में दोनों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम जाएगा, सिर्फ डिफरेंस है तो पॉइंट का। तो ये जो बैंक रेट है इसके साथ मैं ऑब्लिक लगा के रेपो रेट लिख सकता हूं क्या? तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट एक्सपेंसिव हो जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए फ्रॉम आरबीआई। अब आरबीआई भी, कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे? एक्सपेंसिव लोन ऑफर करेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पब्लिक की इंड्यूसमेंट टू बोरो कम हो जाएगी, मनी फ्लो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। प्लीज इसको इसी फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिख लीजिए, आप लिख लो और बॉक्स में डाल के लिखना, बॉक्स बना के और उसमें दोनों को पुट इन कर देना। एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए, मैं आपके लिए बना देता हूँ। लो अब बताऊंगा आपकी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ हुआ है इसका। बोर्ड में ऑलमोस्ट हर साल इससे रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है। मैं आसान तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। आई होप सब रिलेट कर पा रहे हैं इस टॉपिक से। किसी को कोई डाउट आ रहा है? नाइस हेयर कट बाय द वे। कुछ बच्चे बाल ही नहीं कटा रहे हैं। एक तो ये आजकल ये कौन सा हेयर स्टाइल है, कोई मुझे समझाएगा? इसको करके यूँ और फिर यूँ आगे। बेटा सेम ईयर्स। कुछ बच्चे तो हेलमेट भी नहीं लगाते, फिर भी देखो हेलमेट लगाया करो भाई। एक तो थोड़ा सा सेफ्टी इज़ अ कंसर्न, खुद की सेफ्टी को प्रायोरिटी रखो। किसी भी पॉइंटर में कोई डाउट है बच्चे? एनीवन? चलो एक बार अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आई होप सबने लिख लिया होगा। आप इसको एक्सपेंसिव लोन की जगह कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लिख लीजिए। लो मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ, मैं कुछ टर्म्स हटा देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन का बता रहा हूँ। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रेट शुड बी डिक्रीज्ड। सबसे पहले तो हमें पता चलेगा गलत है। आपने लिख दिया ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल गलत है, गलत है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, डिफेंड या रिफ्यूट? पहले तो ये बताओ कोई ऐसा है जिसको इसका मतलब नहीं पता? फिर हिचकिचाते हो ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। सबको पता है, मैं पूछ लूँगा किसी से भी। डिफेंड का मतलब होता है कि आप मानते हैं कि स्टेटमेंट सही है। रिफ्यूट का मतलब है कि आप मानते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, यानी फॉल्स है। तो डिफेंड इज ट्रू, रिफ्यूट इज फॉल्स। बट अगर आपने ट्रू फॉल्स टर्म यूज लिया तो उसका एक नंबर कट जाएगा। तो आई वॉन्ट टू डिफेंड द स्टेटमेंट बिकॉज द बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI provides loan to commercial bank for long term without any collateral। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड देन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंड्यूसमेंट टू बोरो फॉर जनरल पब्लिक, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन मनी फ्लो, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन डिमांड, रिजल्टिंग इन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन।
जय माता दी। ये 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है। इसमें किस हिसाब से मार्क्स डिवाइड होते हैं ये भी सुन लो। 1 मार्क्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ये आपने डेफिनेशन को समझाया, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स फॉर द डिफेंड एंड रिफ्यूट, 2 हो गए। और 2 मार्क्स का इसका ये एक्सप्लेनेशन है। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन फ्लो चार्ट या किसी भी फॉर्मेट में लिखा है, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दो या ऐसे समझाना चाहते हो, वेल एंड गुड है, इसके भी बराबर वेटेज है। मैं हमेशा पता क्या सजेस्ट करता हूँ, आपको इसको इस तरीके से लिख दे दे ताकि गलती ना हो। आपकी गलती होगी तो आपको यहीं पे पता चल जाएगी। उसके बाद इसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दो। रीज़न है कुछ टीचर्स बोलते हैं कि स्टेटमेंट में नहीं लिखा तो कम मार्क्स देंगे हम, तो आपको सेफ रहने के लिए दोनों ही तरीके वर्क अपॉन करने चाहिए। बट पहले ये कर लो, इसमें गलती नहीं होगी ना, क्योंकि इसी को देख के आप स्टेटमेंट बनाओगे तो गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। समझ में आएगा। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रेट शुड बी, एक्सप्लेन। हायर नहीं होता, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सबसे पहली बात तो वापस से सेम टू सेम वही एक्सप्लेनेशन, यानी क्वेश्चन का तरीका तो बदल सकता है, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इन केस द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वुड इंक्रीज्ड। ये छोटे छोटे से टर्म्स हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो बैंक रेट या रेपो रेट में क्या फर्क आया, बैंक रेट इज अनसिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज सिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म। ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं। उसके अलावा हैं तो दोनों लोन ही जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक को दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये बैंक रेट का कॉन्सेप्ट आरबीआई ने बंद कर दिया। अब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता ही नहीं है, अब किसके लिए देगा, शॉर्ट टर्म के लिए। और हर बार क्या रखवा लेगा, कोलेट्रल रखवा लेगा। और इसीलिए उसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, थैंक यू एवरीवन, आस्ता ला विस्ता, काजू बादाम पिस्ता, आई लव यू ऑल।